ओके बेटे, तो ये कह रहा है कि द डाउटफुल डेट अलाउंस brought forward on 1st January in the books of Hubbard was 86,000. The trade receivable at 31st December amounted to rupees 2.84 million and bad debts to be written off totaled 115. Hubbard has estimated that the closing balance on the doubtful debts allowance account should be 5% of the accounts receivable. Okay. वेल बेटे, अब आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इसके बारे में, वो ये था कि हमारे पास एक तो अकाउंट है अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसको लेकर हमने चलना है। एक हमारे पास है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कह सकते हैं। और एक अकाउंट आप अपने पास लीजिए बैड डेट्स एक्सपेंस का। वेल, कह रहा है कि द डाउटफुल डेट अलाउंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन 1st January, डेट्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर बेटे, ऑन 1st January इन द बुक्स ऑफ हबर्ड। अलाउंसेस के बारे में आपको मालूम है कि क्रेडिट नेचर के अकाउंट हैं। ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं डेबिट नेचर के अकाउंट हैं, और बैड डेट्स एक्सपेंस भी जो हैं वो डेबिट नेचर के अकाउंट हैं। जस्ट आप लोगों की आसानी की खातिर मैं इसे लिख रहा हूँ। अब जो एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट आपके बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होगा 1st January ईयर कुड बी 2000XX, तो उसको आप क्रेडिट साइड पे ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे 86,000 से। द ट्रेड रिसीवेबल एट 31st December, अब यहाँ पर स्टूडेंट को एक समझ होना चाहिए कि ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस है। ऑब्वियसली जब एक एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है तो क्रेडिट साइड पर वो बैलेंस अपीयर होता है, तो ये बैलेंस यहाँ पर अपीयर हुआ होगा। अब चूँकि इसमें हमने फर्दर एडजस्टमेंट्स करनी है तो हम इसको रीओपन कर रहे हैं, तो अब रीओपन करने के लिए उसको हम डेबिट साइड पर लेकर आएंगे ताकि फ़र्दर इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकें। ये पॉइंट समझ लीजिएगा कि ये क्लोजिंग डेट पर नो डाउट हमारे पास बैलेंस था, जिसको हम उसी डेट पर 31st December को ही हम रीओपन कर रहे हैं। तो हम 31st December को रीओपन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको ब्रॉट फॉरवर्ड ही लिख रहा हूँ, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स ख़राब ना होने देना बेटे। ये है क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, अब ये भी बात बड़ी समझने की है। टू बी रिटर्न ऑफ इसका मतलब है अभी तक ये राइट ऑफ नहीं हुए। यहाँ पर वो ये भी कह सकता था बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, इसमें फ़र्क समझ लीजिएगा। बैड डेट्स
written off during the year, obviously from account receivables, ठीक है। या फिर वो ये बात कह सकता है, ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है बैड डेट्स, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं बेटे। टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द अकाउंट्स रिसीवेबल, इसका मतलब ये है कि हम इस बैलेंस से पहले पहले बैड डेट्स को राइट ऑफ कर चुके हैं और तब उसके बाद ये बैलेंस हमारे पास आया है 2.84 मिलियन का। और अगर वो कहता है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, तो इट मीन्स कि अभी बैड डेट्स की अकाउंटिंग एंट्री हमने पास नहीं की, उससे पहले पहले का ये बैलेंस है 2.84 मिलियन। तो अब बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब है कि वी हैव येट टू अकाउंट फॉर बैड डेट्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, अकाउंटिंग एंट्री for bad debts has not yet been recorded, इसका ये मतलब है। और अगर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर है तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एंट्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब है अकाउंटिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ये दोनों बातें क्वेश्चन का हिस्सा हो सकती हैं, लिहाजा इसको बड़ी तवज्जो से देखना है। तो कहता है कि बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, आपने इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कीजिए। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। And the amount is 115,000. Okay, अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। अब ये काम आप कब कर रहे हैं? ऑब्वियसली 31 दिसंबर को आप ये काम कर रहे हैं। बैड डेट्स एक्सपेंस की वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं एंड 31 दिसंबर 2000 को अकाउंट्स रिसीवेबल्स की वजह से बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं। तो अब अगली बात की तरफ चलते हैं। कहता है हुबर्ट जो है has estimated that the closing balance on the doubtful debt allowance account should be 5% of the accounts receivable। अब जो accounts receivable का बैलेंस होगा उसका 5% होना चाहिए उसका closing balance of allowances। तो अब आप 31 दिसंबर 20 को XX को बैलेंस इसका कैलकुलेट कर लें। जी बेटे हेल्प कीजिएगा। 2840 माइनस 115 2725,000 आता है 2725,000। Okay, so this is the closing balance of the debtors। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए 5%।
2725,000 का 5% is 136,250. ओके, तो ये बैलेंस हमें रिक्वायर्ड है अलाउंसेस का 31 दिसंबर 20XX को। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड शुड बी 136,250. ओके, यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अब आपने देखना ये है कि हमारे बैलेंसेस और बैलेंस ऑफ अलाउंसेस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमें मालूम हो रहा है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है 50,250 से। ओके, तो इंक्रीज़ इन, एक तो ये अकाउंटिंग एंट्री, दूसरी हम करने जा रहे हैं इंक्रीज़ इन द अलाउंसेस। इंक्रीज़ इन द अलाउंसेस के लिए हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि बैड डेट्स जो हैं उनको डेबिट करते हैं, एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट करते हैं। $50,250 से ये वाली अकाउंटिंग एंट्री हम 31 दिसंबर 20XX को पास कर रहे हैं। बैड डेट्स की वजह से अलाउंसेस क्रेडिट हो रहे हैं और इन अलाउंसेस की वजह से बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं। $50,250। अब बैड डेट एक्सपेंस जो 31 दिसंबर को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में अपीयर होंगे, उसका आप ये बैलेंसिंग फिगर मालूम कीजिए। इस अकाउंट की 165,250 और ये आपका जी 136,250, इसकी दोनों साइड्स का टोटल आ गया। मैं इसको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में शो करूं अगर, तो वो कुछ यूं होगा बेटे, बैलेंस शीट extract means it is not the complete balance sheet. On 31st December 20XX, and the amount of accounts receivable will be appearing in the current assets. Accounts receivables or debtors, whatsoever आप इसको कहना चाहें. The closing balance would be written over here, the final closing balance 2,725,000 minus allowances for doubtful debt, as we have already discussed this concept that allowances for doubtful debt is contra to accounts receivable, therefore would always be subtracted from the accounts receivable balance, and which is 136,250. तो बेटे 2,725 minus 136,250 thank you very much, 2588,750 is its balance.
to be shown in the balance sheet. And the extract of profit and loss account or income statement or statement of profit loss whatsoever, मैं इसको फिलहाल income statement लिख रहा हूँ. Extract for the year ended on 31st December 20XX, and this balance of bad debt will be written over here as bad debts expense. Amount is 165,250. जी बेटा जान, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आपकी तरफ से कोई पॉइंट पूछने का, डिस्कस करने का, तो यू आर मोस्ट वेलकम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 APU के नाम से. द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ APU इंक्लूड एन अलाउंस फॉर डेट्स ऑफ ₹206,000 brought forward on 1st of January. Okay. अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31st दिसंबर हमारे पास जो हैं वो 2,440,000 के हैं. ओके. एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, अगेन उसने कहा कि टू बी रिटर्न ऑफ, हमारे जो बैड डेट्स अभी हमने राइट ऑफ नहीं किए वो 55 के हैं. अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 5% का है. एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है. कामरान आप बताओ बेटे, कौन कौन सा अकाउंट ओपन करूं, जल्दी से बोलो. कामरान, अब्दुल्ला नासिर आप बोलो बेटे. अकाउंट रिसीवेबल एक चाहिए अकाउंट रिसीवेबल. माइक साथ साथ ऑफ कर दिया करो, जैसे बात करो माइक ऑफ कर दिया करो. बेटे आवाज़ इसलिए क्लियर नहीं आती, आप अपना माइक फ़ौरन बात करने के बाद ऑफ कर दिया करें तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आती रहेगी. जो भी बच्चा बात करे, बात करने के फ़ौरन बाद, ये इसका प्रोटोकॉल जहन में रखो बेटे, फ़ौरन बात करो और माइक ऑफ कर दो. अच्छा जी, अब्दुल्ला नासिर आप बताएं दूसरा कौन सा अकाउंट बनाऊं. बैड डेट्स एक्सपेंस, माइक ऑफ. साकिब आप बताएं बेटे तीसरा कौन सा अकाउंट बनाऊं. अलाउंस अकाउंट में अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट. कामरान आप बताओ अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट की नेचर क्या है. डेबिट नेचर है, क्रेडिट नेचर है. कामरान आर यू विद मी बेटे. कामरान पता नहीं गायब हो गया. अब्दुल्ला आप बताओ. डेबिट नेचर है. डेबिट नेचर. ओके, मैं तीसरा साथ एक और बच्चा ले लेता हूँ. एहसन आपको ले रहा हूँ थर्ड. कामरान पता नहीं कहाँ चला गया. एहसन बताओ बेटे बैड डेट्स एक्सपेंस की नेचर क्या है. एहसन. जी सर, बैड डेट एक्सपेंस की नेचर डेबिट नेचर, शाबाश. और अलाउंसेस की नेचर साकिब क्या है. क्रेडिट है सर. क्रेडिट नेचर है. ये सब बच्चे ज़हन में रखें कि इस तरह से आप लोगों को भी सोचना है. ओके. अब 1 जनवरी को आपके अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट को आप ब्रॉट फॉरवर्ड के तौर पर ले रहे हैं. तो क्रेडिट साइड पे आप, चूँकि इसकी क्रेडिट नेचर है, 1 जनवरी 20XX बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, क्रेडिट साइड पर आपने ले लिया जी 206,000 से. ओके ओके. आप साकिब बताइए प्लीज़ कि ट्रेड रिसीवेबल 31 दिसंबर को 2.44 मिलियन के हैं. मैंने इसके बारे में भी आपको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताया
कि हम इसे अब किस साइड पर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डेबिट साइड पे लेंगे। डेबिट साइड पे तो इन अ वे हम क्या कर रहे हैं कि हम री ओपन कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमने इसमें एडजस्टमेंट्स लेनी है कुछ, तो हम इसको बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ही लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने री ओपन किया है। ये वर्ड याद रखना, री ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। री ओपन कर रहा हूँ, दोबारा से इसको अकाउंटिंग कुछ करना रह गई थी इसलिए इसको री ओपन किया। ओके वेल, उसके बाद वो कहता है कि अलाउंसेस फॉर डॉट, अच्छा वो कहता है एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। ये मैंने आपको फ़र्क बता दिया, टू बी रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है। तो एहसन बताओ बेटे, टू बी रिटर्न ऑफ के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री करूँगा अब मैं यहाँ पे? एहसन, आर यू विद मी बेटे? चलो अब्दुल हादी आप बताओ बेटे, टू बी रिटर्न ऑफ के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी? सर लेजर्स में पहले बैड डेट्स एक्सपेंस करे जाएंगे और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट करके उसके बाद उसकी एंट्री कर देंगे। शाबाश बेटे, हम बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, और अकाउंटिंग एंट्री हो रही है ये 55,000 से, 55,000 से। ओके ओके, अब ये बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। अब बैड डेट्स एक्सपेंस में यहाँ पर आप ये अकाउंटिंग इफ़ेक्ट ले रहे हैं 31 दिसंबर 20XX को। आप अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल को आप राइट ऑफ कर रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल को ख़त्म कर रहे हैं इन बैड डेट्स की वजह से 55,000। जी साकिब, अब नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होगा? साकिब नेक्स्ट स्टेप बेटे। सर 244 में से माइनस करेंगे 55,000। एक्सीलेंट बेटे, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, जो बैलेंस जो आगे जाना है वो 2385000 आएगा। अच्छा शाबाश, ये हमने बैलेंस इसका कैरी फॉरवर्ड किया। जी बेटे बोलो क्या बैलेंस आ रहा है? 385,000। ठीक है। अच्छा फैसल, आप ज़रा मुझे बताओ, फैसल हमारे साथ हैं बेटे? जी सर जी पूछा। हाँ बताओ बेटे, आप अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर ये an allowance for doubtful debts 5% of receivables is to be carried forward। ठीक है, तो हम किसका 5% लेंगे? सर ये जो रिसीवेबल्स का जो बैलेंस है इसका 5% लेंगे। शाबाश, ये रिसीवेबल का अब जो बैलेंस निकला हमारे पास 2385, ये वाला बैलेंस, इसका 5%। शाबाश बेटे, कैलकुलेट करो, विच इज़ 119,250। एम आई राइट? साकिब वेरीफाई करो। 119,250। ओके अच्छा फैसल आप ही बेटे बताओ कि अब 119,250 को मैं कहाँ पर लिखूँ? सर ये कैरिड फॉरवर्ड बन जाएगा। सर ये जो अलाउंस फॉर अलाउंस doubtful का, debt इसका कैरिड फॉरवर्ड। एक्सीलेंट मेरा बेटा, एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 31 दिसंबर 20XX को ये इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा। एक्सीलेंट फैसल, 119,250। शाबाश मेरा बेटा। अच्छा अब मैं सवेरा बेटे आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब आप बताइए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सवेरा आर यू देयर बेटे? ओके हसीबा आप बेटे बताओ। हसीबा अच्छा सवेरा कह रही है हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे। ठीक है बेटे, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे, बिल्कुल ठीक कह रही हो, शाबाश।
तो वो डिफरेंस उसे एंट्री के इफ़ेक्ट में लिख देंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है थोड़ी यहो जी अंग्रेज़ी पढ़ना। एनीवेज अब ये बताओ ये इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है? चलो लिख कर ही बता दो, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लिख के बताए बेटी सवेरा। ये डिक्रीज़ हो रहा है, शाबाश। तो डिक्रीज़ जब हो रहा होता है तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट है, 206,000 माइनस 119,250 और ये हमारा 86,750। ज़रा टोटल बता दो बच्चे, ठीक है? हाँ जी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये 86,750 एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मींस अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं वो आपके डेबिट हो जाएंगे। डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। जी 86,750 से अलाउंसेस की डेबिट साइड पर ये बैड डेट्स में इसका इम्पैक्ट जा रहा है। अब ज़रा तवज्जो करना, एक बड़ी बात आने वाली है सामने आपके कि यहाँ पर अलाउंसेस से जो बैड डेट्स की क्रेडिट में जा रही है, ये देखो बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, अब डेबिट नहीं हो रहे। बैड डेट्स की क्रेडिट में अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से 86,750 की अमाउंट पोस्ट हो रही है। एग्जैक्टली वही अमाउंट इधर पोस्ट हो जाएगी जो इधर डेबिट हुई है। डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होंगे। अब जब ये सिचुएशन है तो एक बड़ी परेशान कुन सी सिचुएशन आपके सामने आ गई कि बैड डेट जो कि एक्सपेंस है वो क्रेडिट बैलेंस दे रहा है। तो कोई बात नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। एग्जामिनेशन में तो वैसे ही परेशान होना जो है वो बुरी बात है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में इम्पैक्ट यहाँ से ले जाएंगे कितना, माइनस 55,000 31,750 31,750। अब इसमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ, मैं अब जानबूझ के दूसरा नाम इसका लिख रहा हूँ, SOFP भी इससे कहते हैं, मैं एब्रीवेशन लिखी है, अदरवाइज इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ये बनती है एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 20XX। और एक्सट्रैक्ट में हम ये एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं बेटे, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट में हमें जो सिर्फ उसने बातें बताई हुई हैं उन करंट एसेट से मुतल्लिक़ हैं। हम हेडिंग में करंट एसेट लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर थोड़ा सा हमारे बारे में अच्छा ख्याल कर ले कि जी इसे पता है कि ये करंट एसेट्स होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इज 2,385,000। ओके, माइनस करेंगे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, बेटे कैरी फॉरवर्ड बैलेंस में से कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ही माइनस होगा। बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस ही जाया करते हैं। 119,250 119 2265,750 जी फैसल 22 65750। ये जी हमारा
बैलेंस शीट का। अब नेक्स्ट आता है इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट। हमें मालूम है कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो फॉर द ईयर एंडेड बनाई जाती है 31 दिसंबर XX। अब जैसा कि मैं पहले ही आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि वो जो हमारा बैड डेट का क्रेडिट था वो इनकम नहीं कहलाएगी बल्कि एक्सपेंस में से लेस होगा। जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, मुझे थोड़ा सा जानबूझ के ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट होगी, जिस तरह हमने करंट एसेट्स में उसको कैटेगराइज किया, उस तरह जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम जो बैड डेट का अकाउंट लिखेंगे, ऑब्वियसली ये बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट ही है, वो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। मींस ये एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहा होगा और अमाउंट लिखेंगे जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ये वाली रकम जाएगी 31,750। नॉर्मली क्या था कि ये अमाउंट जो है वो एक्सपेंस वाली डेबिट नेचर की हमें यहाँ पर बैलेंस देती है क्रेडिट साइड पर, लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़्यादा रिवर्स हो गया, डिक्रीज़ इन अलाउंस ज़्यादा हो गई, तो हमारे बैड डेट्स के उसने क्रेडिट बैलेंस दिया, जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में जब लेकर जाएंगे तो बाज़ाहिर स्टूडेंट इसे कहते हैं कि सर ये तो इनकम है, क्रेडिट बैलेंस आ गया। नहीं बेटे, ये रहेगा हमारा एक्सपेंस ही, लेकिन हमारे बाकी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करेगा। मैं ज़रा ये सवाल तमाम बच्चों को समझा दूं कि सवाल क्या कर रहा है। ये है हमारा ईयर वन में हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, उस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल हैं सपोजली 100,000 के, अलाउंसेस हैं हमारे पास सपोजली 14,000 के, ओके। और हम इसकी जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे ऑन 31 दिसंबर 20x1, तो 31 दिसंबर 20x1 को स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में जब हम अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस अलाउंसेस कर रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली 100,000 में से 14,000 माइनस कर रहे होंगे और हमारे पास 86,000 की ये आएगी। ये बात बेटे बस याद रखिएगा, ये ट्रायल बैलेंस जो है ये फाइनल बैलेंसेस दे रहा है आपको 31 दिसंबर 20x1 के, यानी कि जो अलाउंस में इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने के बाद का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, ये वो वाला बैलेंस है, और जो बैड डेट्स तमाम राइट ऑफ करने के बाद का बैलेंस है वो वाला बैलेंस है। ठीक है, अब आप आ जाएं ईयर 2 के ट्रायल बैलेंस में। जो ईयर 2 का ट्रायल बैलेंस होगा, फाइनल ट्रायल बैलेंस, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, फाइनल ट्रायल बैलेंस आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड। कुछ लोग इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं भी इसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कह देता हूँ। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और फाइनल। अच्छा, अब इसी तरह से जो ईयर 2 का हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा या फाइनल ट्रायल बैलेंस होगा, मीन्स जो 31 दिसंबर 20x2 को तमाम तर एडजस्टमेंट्स करने के बाद होगा, वो एक अकाउंट्स रिसीवेबल का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस डिफरेंट होगा। सपोजली वो 125,000 होता है
और हमारी प्रोविजन या अलाउंसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए, सपोज 9000 से डिक्रीज़ हो गए और बाकी 5000 रह गए। ठीक है। अब जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है ऑन 31 दिसंबर 20x2 को, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जा रही है इसमें जो करंट एसेट्स आपके लिखे जा रहे हैं उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल्स इस डेट के लिखे जाएंगे और इस डेट के अलाउंसेस को लेस करेंगे बेटे, जो इस डेट पर आपके अलाउंसेस हैं कैरी फॉरवर्ड फाइनल एडजस्टेड। तो 120 को आप कहेंगे कि आपका इस साल का नेट ऑफ अलाउंसेस जो अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस है वो है। जी फैसल, आपको बेटे क्लियर होगी बात? जी सर क्लियर हो गया। चले, एक्सीलेंट सर एक्सीलेंट। बुक में ये इस तरह से लिखा हुआ है जैसे आपने बताया कि ईयर 1 के रिसीवेबल्स डिफरेंट थे, ईयर 2 के रिसीवेबल्स डिफरेंट थे, मगर जो अलाउंस था सेकंड ईयर का उसको उन्होंने फर्स्ट ईयर के अलाउंस से रिलेट किया है। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर 2000 था तो वो सेकंड ईयर में कह रहे हैं कि 2000 से 1500 हो गए, मतलब चेंज 5000 का आया ना, 500 का आया ना। तो ठीक है ना बेटे, वो जो चेंज आया जैसे ये भी मैंने आपको करते वक्त बताया, ये भी आपका चेंज हुआ ना, तो आपने वो जो चेंज है, अब जैसे इसकी मैं थोड़ी सी आपको फर्दर डिटेल्स अगर बताऊं तो इस साल में जो आपकी अकाउंटिंग होगी, इस साल की अकाउंटिंग को थोड़ा सा आप अगर नोटिस करें तो क्या होगा कि जो बैड डेट्स का अकाउंट बनेगा, बैड डेट्स, मैंने असल में बैड डेट्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैंने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा। ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में सबसे पहले तो बैलेंस आपका ब्रॉड फॉरवर्ड होगा कितना, पीछे वाला 14,000। ठीक है। याद रखें कि मैं ईयर 2 की इस वक्त ये लेजर अकाउंट बना रहा हूँ ईयर 2 के, तो 14,000 आपका पिछले साल से इधर आया और यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड करना है वो 5,000 करना है। जो 9,000 से आपकी डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ इन अलाउंस, वो कहाँ पर जाएगी, बैड डेट्स में जाएगी। तो वो बैड डेट्स के अकाउंट में यहाँ पर अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट 9,000 लिखे जाएंगे। अब बैड डेट साल के दौरान जितने भी बैड हुए वो फ़िलहाल हमें नहीं पता, जो भी सिचुएशन है वो मैंने चूँकि इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट की तरफ आपको लेकर ही नहीं गया, इसलिए उसको छोड़ दो। फ़िलहाल सिर्फ ये देखो कि आपने ओपनिंग बैलेंस बैड डेट्स अलाउंस जो हैं वो क्रेडिट करना है, और जो क्लोजिंग बैलेंस उसने कहा है कि 5,000 होना चाहिए, उसको आपने क्लोजिंग बैलेंस 5,000 बना लिया। वट एवर द परसेंटेज, वी आर नॉट इन द डिस्कशन ऑफ परसेंटेज। उसने कहा कि अलाउंसेस जो हैं हमारे 5,000 के रिक्वायर्ड हैं, हमने 5,000 के अलाउंसेस कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ले लिए। अब वो 5,000 के अलाउंसेस हमें फाइनल ट्रायल बैलेंस, बेटा ये मैंने जो ट्रायल बैलेंस दिया मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये फाइनल वाला है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। इसको ये ना समझना कि जी ये क्वेश्चन में जो उसने ट्रायल बैलेंस दिया होता है और इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं वाला ट्रायल, ये वो नहीं है। ये तमाम एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस है ये वो वाला ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस में अब आपको जो क्लोजिंग, मैंने साथ इसलिए कैरी फॉरवर्ड लिख दिया कि फाइनल वाले कैरी फॉरवर्ड हैं ये, जो कि अब डायरेक्टली यहाँ से बैलेंस शीट में उठा के जाएंगे, तो इनको अब हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे यूँ। ओके, ये बात मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ दोबारा से कि ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हैं, तमाम एडजस्टमेंट्स के बाद वाला ट्रायल बैलेंस। अब बताओ बेटा। ठीक है, अगर वो हमें
चेंज बता देते हैं तो हम चेंज जो हमारा होगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन अगर वो हमें कोई चेंज नहीं बताते, मतलब वो कह देते हैं कि लास्ट ईयर 2000 थे लेकिन इस साल 1500 है, इसका मतलब इस साल का क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा है वो 1500 ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है बेटे, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बेटे जान, वेलकम बेटे जान, वेलकम बेटे जान। जी, और कोई बात पूछने की बच्चे? अगला क्वेश्चन करें। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 2। बारने कह रहा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बारने। ईयर 1 1 जनवरी का डाउटफुल डेट का अलाउंस। अब देखो बेटे, ये 1 जनवरी का डाउटफुल डेट का अलाउंस आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से पहले की बात कर रहा है इस बैलेंस के अंदर, ठीक है। अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात करेगा तो हमें क्लोजिंग डेट का वो अलाउंसेस का बैलेंस बताएगा। तो ये 1 जनवरी का अलाउंस है 860,000। फिर 31 दिसंबर के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये उसने उस वक्त तक बता दिए, लेकिन साथ ही उसने कहा कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। आपको मालूम है, जो आज सबसे पहले मैंने बात की थी, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये पास्ट टेंस है, यहाँ पर वो आपको पास्ट में लेके जा रहा है कि वी हैव ऑलरेडी रिटर्न ऑफ बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स इस अमाउंट से बैड डेट्स डेबिट हो चुके हैं और डेटर्स क्रेडिट हो चुके हुए हैं। ये ट्रायल बैलेंस से एक किस्म की फिगर आ रही है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। एन अलाउंस ऑफ 7.5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज रिक्वायर्ड। लो बेटे जान, यहाँ पर मैं ईयर 1 के अकाउंट्स बनाने जा रहा हूँ। ईयर 1 के अकाउंट्स में हमारे पास एक तो बनेगा अकाउंट्स रिसीवेबल। मैं फ़िलहाल एब्रीविएशंस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही मना कर रहा हूँ कि ख़बरदार आपने एग्ज़ामिनेशन में एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करनी। ये मैं बना रहा हूँ अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट और ये बैड डेट्स का एक्सपेंस अकाउंट। वेल, कह रहा है कि 1 जनवरी का अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट 860,000 के हैं। 1 जनवरी XX हमारे पास हमने कहा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 860,000। इंतहाई तवज्जो में रहेंगे मेरे बच्चे। ऑन 31 दिसंबर ट्रेड रिसीवेबल 15,000 के हैं, 15 मिलियन इन अ वे। बैड डेट्स इसमें अकाउंट फॉर हो चुके हुए हैं। अब जब बैड डेट्स इसमें अकाउंट फॉर हो चुके हुए हैं, हाँ जी, अब देखो ना, ये बात सवेरा मैं बेटे करने वाला था। सवेरा बेटी ने ये क्वेश्चन पूछा है साथ ही कि अगर अकाउंट्स रिसीवेबल का लेजर अकाउंट रिक्वायर्ड ना हो तो क्या हम बना दें। देखो बेटे, अभी मैं इस वक्त आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स पे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अभी तो मैं फ़्लो शो करने के लिए आपको तमाम तीनों अकाउंट्स जो हैं वो बनाकर बात करूँगा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो आपसे कोई लेजर अकाउंट रिक्वायर नहीं कर रहा तो आप वो लेजर अकाउंट ना बनाएं। लेकिन फिर भी अगर वो लेजर अकाउंट आप बना देते हैं और वो कोई मतलब कोई इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लेजर अकाउंट नहीं है इन अ वे कि जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर बात वही है कि सिवाय आपकी टाइम मैनेजमेंट की और कोई इशू नहीं है। अब जैसे इस सवाल में मेरे सामने दो बातें हैं, एक तो बहरहाल आपको समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फ़्लो क्या है डेबिट्स एंड क्रेडिट का, और दूसरा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व किस तरह करना है। तो फ़िलहाल मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ। लेकिन साथ ही मैं जो बात करने वाला था उस वक्त वो ये थी कि सिंस बैड डेट्स इसके अंदर अकाउंट फॉर हो चुके हुए हैं, तो हम अब जो इधर वेलकम बेटा, अब जो हम अकाउंट्स रिसीवेबल का फाइनल बैलेंस निकालेंगे वो वाला बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे 15 मिलियन का, क्योंकि अब ये फाइनल बैलेंस है, हमें इसमें फर्दर कोई बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ नहीं है। जो बैड डेट्स हैड ऑलरेडी बीन रिटर्न ऑफ
वो हमें ट्रायल बैलेंस से, अब मैं यहाँ पर जानबूझ के TB लिख रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस चले लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हमें ट्रायल बैलेंस से जो बैड डेट्स की अमाउंट है वो आ रही है नज़र। और आपको फ्लो बताने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें ड्यूरिंग द ईयर, ये मैं डॉटेड इसलिए लिख रहा हूँ कि ये ना समझना कि ये चीज़ हमें अकाउंट फॉर करनी है। ये मैं बैड लिखा और ये बैड डेट लिखा, ठीक है। ये ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला बैड डेट आपका अकाउंट फॉर हो चुका हुआ है, ओके, ये वाला बैड डेट। इसलिए ये बैड डेट का अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट और बैड डेट का डेबिट जो ट्रायल बैलेंस से उठा के अब हम इधर लेकर आए हैं, ये ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका हुआ है। इसकी अब आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, कैरी फॉरवर्ड के बाद आप इसको एडजस्ट नहीं कर रहे, हैड ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ। ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आपका अफेक्ट नहीं होगा इससे, कैरी फॉरवर्ड आपका निकल चुका होगा। उसके बाद कह रहा है एन अलाउंस ऑफ 7.5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इज रिक्वायर्ड। अब किसका 7.5% लेंगे बेटे? अब आप इसी 15 मिलियन का जो आपका ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस इस वक्त है कैरी फॉरवर्ड, उसका 7.5% आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो बेटे जी 15 मिलियन का 125,000। शाबाश बेटे 1125,000। अच्छा ये मैंने इन 1000 ले लेता हूँ। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इज़ 1125,000। जी बेटे अब बताइए ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? ओबियसली इंक्रीज़ हो रहा है। कितने से? 265,000 से। तो 265,000 आपका जो है बैड डेट्स में अकाउंट फॉर होगा। ये 265 मैंने इसलिए इसको रीओपन किया था बेटे बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट को। एक्सपेंस अकाउंट है ये याद रखिएगा। बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट को मैंने रीओपन इसीलिए किया था क्योंकि इसमें अभी अलाउंसेस की अकाउंटिंग एंट्री होना बाकी थी, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। तो मेरे पास अब बैड डेट से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हमेशा जाया करती है फिगर। जो फिगर जाएगी वो 1265,000 की होगी। ठीक बात। तो कह रहा है शो द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एंड द रेलिवेंट बैड एंड डाउटफुल डेट लेजर अकाउंट। तो बैड डेट एंड डाउटफुल डेट का लेजर अकाउंट मैंने ईयर 1 में बना दिया और जो अकाउंटिंग एंट्री हमें इसमें रिक्वायर्ड थी क्योंकि बैड डेट की तो ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, यहाँ पर हमें एक ही अकाउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड है। बैड डेट्स expense debit and allowances for doubtful debt credit to 65,000. Got it? अब मैं ईयर 2 की अकाउंटिंग यहाँ पे करूँगा। कहता है ईयर 2 को 31 दिसंबर ट्रेड रिसीवेबल हमारे इतने हैं और बैड डेट्स जो टू बी रिटर्न ऑफ, अब ये कह रहा है टू बी रिटर्न ऑफ ये हैं और प्रोविएंट स्टिल 7.5% रिक्वायर्ड है। अब देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल, अलाउंसेस for doubtful debt and bad debt. अब देखिए जो 1 जनवरी, अब ये आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कुछ जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है बेटे
वो हो रहा है 15 मिलियन का। ओके, और जो अलाउंसेस 1 जनवरी 20XX को ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहे हैं वो है हमारे पास 11,25,000 के। और इसमें तो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में क्लोज हो गया, इधर तो कोई बैड डेट ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता ना बेटे। अच्छा, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। मुझे बताओ मेरे किस बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं है, क्योंकि जब ये क्लियर होगा तो अगली बात मज़े से समझ आएगी। ये पिछले साल का मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल का कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर एज इज़ ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है। पिछले साल मेरे अलाउंसेस का कैरी फॉरवर्ड एज इज़ ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई किसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट से क्लैश तो नहीं आया? बताओ यस और नो। नहीं है सर। चलो माशाल्लाह, गुड, थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलते हैं। बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, इसका मतलब है कि अभी हमें बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने थे, तो मैं यहाँ पर उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूँ। बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। और ये अकाउंटिंग एंट्री बेटे टू बी रिटन ऑफ इज 1100,000 से हो रही है। ठीक बात। और यूँ हमने इसको रिकॉर्ड किया यहाँ पर बैड डेट्स में अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट 1100,000 और यहाँ पर बैड डेट्स एक्सपेंसेस के अगेंस्ट 1100,000। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया बेटे। अब वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल बिफोर एडजस्टमेंट हमारा ये। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी बात जो है ना यहाँ पर रब करना पड़ेगा प्लीज़। वो करने से पहले मैंने इसको बैड डेट्स की अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले मैंने ऊपर पहले उसको पढ़ा नहीं था सही तरीके से, या मतलब मेरी तवज्जो एकदम से सेकंड पे चली गई थी। मुझे फर्स्ट पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहिए था। अच्छा बेटे, बात यूँ है कि अब ये पॉइंट समझो कि मैंने अभी बैड डेट की अकाउंटिंग एंट्री नहीं की। मैं दोबारा पीछे से बात को लेकर चलता हूँ। बात यूँ है कि जब मैंने आपसे कहा था कि जी आपको ये दोनों ब्रॉड फॉरवर्ड क्लियर हैं, उसके बाद मुझे एक बात करनी है। उसके बाद ये बात है कि ओबियसली साल के दौरान में कुछ सेल्स हुई होंगी, कुछ कैश रिसीव हुए होंगे, कुछ हमारे सेल्स रिटर्न हुई होंगी, कुछ डिस्काउंट हुए होंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ गया होगा। अब वो जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है उसने ये वाला बैलेंस हमें बताया है कि ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 31 दिसंबर को, डेट ज़रा देखिएगा बेटे, 31 दिसंबर को ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट? ये नीचे वाली दो एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट से पहले ये था 13,700,000। ठीक है बेटा। अब इसको मैं रीओपन कर रहा हूँ, जो पिछले सवालों में मैं आपको बताता होता था ना कि हम रीओपन कर रहे हैं। अब इसको मैं लिख देता हूँ, रीओपन कर रहा हूँ बैलेंस को, मैं रीओपन कर रहा हूँ बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से। अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी का ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है, बल्कि इसको मैं एडजस्टमेंट करने के लिए 31 दिसंबर ही को रीओपन कर रहा हूँ। ठीक है, X2 को हम इसको कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ की, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे।
क्योंकि बैड डेट्स हमारे साल के दौरान में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए थे, वो बाद में पता चला कि इतने फर्दर हमारे बैड डेट्स हैं विच आर टू बी रिटर्न ऑफ, ये मैंने राइट ऑफ कर दिए। और उसके बाद कह रहा है कि अब अलाउंस हमें 7.5 कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैलकुलेट करते हैं बेटा इसका। सर 12,600,000। थैंक यू वेरी मच बेटे। ये वो बैलेंस है जिस पर अब हमें 7.5% कैलकुलेट करना है। तो 12,600,000 पर मैं 7.5% कैलकुलेट करूँगा 945,000। 945,000। ये होगा बेटे मेरे 31 दिसंबर 20x2 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 945,000। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये जनाब मेरा बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है 180,000 से। डिक्रीज जी बेटे, डिक्रीज़ हो रहा है ना। $180,000 से इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, बैड डेट्स में। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी बेटे, इसने हमसे अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी हुई है ना, क्या अकाउंटिंग एंट्री सर ये होगी? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट हो जाएगी और डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। अलाउंस, शाबाश मेरा बेटा, एक्सीलेंट, रियली आई अप्रिशिएट। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो जाएंगे और बैड डेट्स सर पैकेट क्रेडिट हो जाएंगे 180,000 से। यस सर 180,000 से। तो अच्छा, अब मुझे बताओ, ये अकाउंटिंग एंट्री समझ आती है हमें, इसका इम्पैक्ट लो बैड डेट्स में क्रेडिट साइड पर, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट की वजह से 180,000। और हमारे पास सब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस में अमाउंट जाएगी, दैट इज़ 920,000 की। लें जी, ये थी सारी कुल कहानी इस क्वेश्चन की। एक्सीलेंट क्वेश्चन, मज़े का क्वेश्चन था ये।